वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स पार्ट 2। फिजिक्स पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किया था। फिजिक्स पार्ट 2 में हम रेस्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने अगर फिजिक्स पार्ट 1 नहीं देखा है तो फिजिक्स पार्ट 1 बिल्कुल देख ले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए आप बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे ट्रायंगल लॉ इज कॉल्ड लीनियर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3 वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसा क्वांटिटी जो जिसका मैग्नीट्यूड हो, इसके साथ साथ उसका डायरेक्शन भी हो, साथ साथ में वो ट्रायंगल लॉ भी फॉलो करता हो, उसे कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the option is correct? Momentum equals to mass by velocity, mass into acceleration, mass by acceleration, mass into velocity। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4 mass into velocity। तो मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है? mass into velocity। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस एंड हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क्स ऑन न्यूटन सेकंड लॉ, पास्कल्स लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, हुक्स लॉ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 2 पास्कल्स लॉ। ये सारे जितने हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये पास्कल लॉ पे काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which lens is used in magnifying glass? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस, बाइकॉन्केव लेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 1 कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को जो है यूज किया जाता है इन मैग्नीफाइंग ग्लास। देखने में कुछ इस तरह होता है ये, और इसे कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और इसे यूज किया जाता है इन मैग्नीफाइंग ग्लास। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोप बबल ऑब्टेन स्फेरिकल शेप ड्यू टू विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कोहेसिव फोर्स, प्रेशर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 2 सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से जो सोप बबल होते हैं वो स्फेरिकल शेप ले लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following are primary colors? येलो, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, रेड, ब्राउन, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ब्लैक। तो प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू। इन्हें बिल्कुल याद रखें, ये क्वेश्चन भी आगे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, इनर्शिया, वर्क। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 3 इनर्शिया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये किस चीज का कॉन्सेप्ट देता है? इनर्शिया का कॉन्सेप्ट देता है। इवन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है इसे कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, और लॉ ऑफ गैलीलियो भी इसे कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव मेजर ऑफ, देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं पूछा, यहाँ पूछा है मेजर ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 3 फोर्स। तो न्यूटन सेकंड लॉ जो है ये किस चीज का मेजर देता है? मेजर ऑफ फोर्स। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैंडेला इज एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स, इसके साथ साथ सीजीएस यूनिट, ये सारे आप बिल्कुल याद रखें, यहां से सवाल बन सकते हैं। कैंडेला इज ए एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलास्टिक लिमिट, हीट, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 1 ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो कैंडेला किसका एसआई यूनिट है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। What is the SI unit of magnetic flux density? वेबर, टेस्ला, कैंडेला, गॉस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 2 टेस्ला। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं पूछा गया है। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट होता है ये होता है वेबर, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है ये होता है टेस्ला। तो अलग अलग याद रखें। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A clean and dry needle is kept on the surface of water. It floats due to density of water, surface tension, viscosity, adhesive force। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है सरफेस टेंशन। देखिए ये एक्सपेरिमेंट हमने सबने किया है, स्कूल लाइफ में हमने एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा। देखिए एक अगर कंटेनर में हम वाटर फिल कर देते हैं और उसके ऊपर एक छोटा सा निडल अगर धीरे से हम रखते हैं, देखिएगा वो फ्लोट करता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हम सभी ने किया होगा स्कूल लाइफ में, तो इसे बिल्कुल आप याद कर सकते हैं। ये किस लिए होता है? सरफेस टेंशन की वजह से होता है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये पर्सन इज नॉट एबल टू सी डिस्टिंक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 3 प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है, आई का ऐसा डिफेक्ट है जिसमें क्या है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इसके साथ साथ नियर बाय ऑब्जेक्ट दोनों ही दिखाई नहीं देता है, और ये खास करके एल्डरली पर्सन्स में होते हैं। मायोपिया जो है इसे शॉर्ट साइटनेस कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया जो होता है इसे कहते हैं लॉन्ग साइटनेस, और प्रेसबायोपिया में जो है दोनों ही होता है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको 25 मीटर, 13 मीटर, 18 मीटर, 17 मीटर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 4 17 मीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एंड इको जो डिस्टेंस है यह है 17 मीटर। से वैल्यू को बिल्कुल आप याद रखें। चलिए आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। When a body is moving along a circular path with constant speed, then work done on it is zero, force acting on it is zero, its velocity remain constant, its acceleration is zero। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 1 वर्क डन ऑन इट इज जीरो। जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड में, तो क्या होता है? वर्क डन ऑन इट इज जीरो। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्योर वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे सेल्सियस में ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, फ़ारेनहाइट में दिए गए हैं, तो बिल्कुल ये वैल्यू को याद रखें। प्योर वाटर जो है ये फ्रीज करता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिकॉइल ऑफ गन इज एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4 कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। तो रिकॉइल ऑफ गन जो है एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 1 लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है ये किससे रिलेटेड है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओडोमीटर इज यूज टू मेजर फोर्स, पावर, डिस्टेंस, वेलोसिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है डिस्टेंस। ओडोमीटर जो है यूज किया जाता है टू मेजर डिस्टेंस। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 1 रिफ्रैक्शन। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है एग्जांपल है रिफ्रैक्शन का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर पूछा जाता है, कोई सेल्सियस कोई फ़ारेनहाइट ऐसे टिक करके आते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 1 केल्विन। एसआई यूनिट जो टेम्परेचर का है यह है केल्विन। तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करना, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल बिकॉज हाई इंटेंसिटी, हाई फ्रीक्वेंसी, लॉन्ग वेवलेंथ, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 3 लॉन्ग वेवलेंथ। इसकी वजह से जो है रेड लाइट को यूज किया जाता है ट्रैफिक सिग्नल में। इसके साथ साथ रेड लाइट जो है ये लीस्ट डेविएटेड भी है, इसके वजह से भी यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे कम डेविएट होता है, इसी वजह से इसे यूज किया जाता है ट्रैफिक सिग्नल्स में। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब हैज फिलामेंट मेड ऑफ आयरन, टंगस्टेन, कॉपर, क्रोमियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 2 टंगस्टेन। टंगस्टेन को यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। इस वजह से टंगस्टेन को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। ठीक है, आजकल तो ये टंगस्टेन वाले बल्ब यूज नहीं किया जाते हैं, आजकल CFL ये सब यूज किए जाते हैं, या जो LED बल्ब होते हैं इन्हें यूज किए जाते हैं। लेकिन आपने अगर फिलामेंट वाला बल्ब देखा होगा तो उसमें जो है टंगस्टेन यूज किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following is good conductor of heat but bad conductor of electricity? कॉपर, माइका, स्टील, सिलिकॉन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 2 माइका। माइका जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कॉपर जो है ये दोनों ही है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टील भी सेम। और सिलिकॉन जो है ये यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर मटेरियल के में। ठीक है, मटेरियल के तौर पे इसे यूज किया जाता है, इसे आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज अराउंड 344 मीटर पर सेकंड, 244 मीटर पर सेकंड, 346 मीटर पर सेकंड, 143 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 1 344 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो है यह है 344 मीटर पर सेकंड। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which zone of atmosphere make radio transmission possible? एक्सोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 4 आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर जो है ये रेडियो सिग्नल्स जो है, रेडियो वेव्स जो है उन्हें रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल हो पाया है। चलिए आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो वेरी हाई रेजिस्टेंस अगर हम कनेक्ट कर देंगे इन सीरीज तो गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया जा सकता है वोल्ट मीटर में। ठीक है, अगर एमीटर में कन्वर्ट करना हो गैल्वेनोमीटर को तो हम क्या करेंगे, वेरी लो रेजिस्टेंस जो है इसे कनेक्ट कर देंगे इन पैरेलल, या संट रेजिस्टेंस कह सकते हैं। संट रेजिस्टेंस जो है कनेक्ट करेंगे पैरेलल में गैल्वेनोमीटर का, संट यानी कि वेरी लो रेजिस्टेंस। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिवाइस दैट कन्वर्ट AC टू DC, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, एनीवन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट कौन कन्वर्ट करता है? रेक्टिफायर। और अगर हम इसे रिवर्स कर दे, जैसे डायरेक्ट करंट से ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सा इसमें से कन्वर्ट कर सकता है, तो वो है इन्वर्टर। तो दोनों को अलग अलग आप बिल्कुल याद रखें। Which among the following is the best conductor of electricity? कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, आयरन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 सिल्वर। ठीक है, सिल्वर तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सबसे बेस्ट कंडक्टर है ये, लेकिन इसे जो है इलेक्ट्रिकल वायर में क्यों यूज नहीं किया जाता, क्योंकि जो है ये बहुत कॉस्टली होता है, इसके वजह से इसे यूज नहीं किया जाता है। खास करके कॉपर और एल्युमिनियम वायर्स यूज किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेजर स्टैंड्स फॉर light amplification by stimulated emission of radiation, light amplification by switching electron of radiation, light amplification by stimulated electroluminescence radiation, none of the above। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 1 लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का ये फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें भी बिल्कुल आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्स इज ए SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स, इंपल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। इसका जो SI यूनिट होता है ये होता है लक्स। जितने भी SI यूनिट है उन्हें बिल्कुल याद कर लें, इसके साथ साथ CGS यूनिट भी याद रखें, ये सब जो है एग्जाम्स में बिल्कुल पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोहेसिव फोर्स, एडिसिव फोर्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, और पार्ट 1 में हमने बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए थे। इसके साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, इसलिए पार्ट 1 फिजिक्स का जो है उसे बिल्कुल आपको देखना चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, रेडियो एक्टिविटी नन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह ऑप्शन 2 न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के कॉन्सेप्ट पे या प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर हम बात करें एटम बॉम्ब का, तो ये जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन के कॉन्सेप्ट पे या प्रिंसिपल पे जो है काम करता है। अब हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, तो ये सब भी को बिल्कुल आप देख ले पार्ट 1 में, अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, फेज, पिच, एम्पलीट्यूड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 4 एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस ऑफ साउंड जो है डिपेंड करता है उसके एम्पलीट्यूड में। एक सिंपल सा ग्राफ से इसे समझाया जा सकता है। जैसे अगर हम एक सिंपल सा ऐसा ग्राफ बनाए और देखिए इसमें जितना ज्यादा ये एम्पलीट्यूड होगा साउंड जो है उतना लाउड होगा, और जितना कम एम्पलीट्यूड होगा, जितना यहाँ पे कम एम्पलीट्यूड है तो यहाँ पे जो है साउंड कम होगा। तो यही है कॉन्सेप्ट इसके पीछे। तो लाउडनेस ऑफ साउंड्स डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एट व्हिच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछे जा चुके हैं। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइस यूज टू मेजर स्पीड ऑफ विंड, बोलोमीटर, पायरोमीटर, हाइप्सोमीटर, एनीमोमीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4 एनीमोमीटर। डिवाइस यूज टू मेजर स्पीड ऑफ विंड जो है ये है एनीमोमीटर। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। When white light splits by a prism into 7 color, the phenomenon is called रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है डिस्पर्सन। एक ग्लास प्रिज्म है, जब यहाँ से व्हाइट लाइट पास किया जाता है तो ये 7 कलर्स में टूट जाते हैं, तो इस फेनोमेनन को कहा जाता है डिस्पर्सन। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रमन इफेक्ट इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आयनाइजिंग पावर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 3 स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये याद रखें। इसके साथ साथ और भी एक क्वेश्चन बनता है जो है रमन इफेक्ट इज यूज्ड टू स्टडी ऑफ, तो वो होगा मॉलिक्यूलर एनर्जी। ठीक है, मॉलिक्यूलर एनर्जी को स्टडी करने के लिए रमन इफेक्ट को काम में लिया जाता है, तो दोनों को ही आप याद रखें। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टोन फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ, ओनली स्टोन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, बोथ स्टोन एंड अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर, बोथ 1 and 2, नीदर 1 and 2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 बोथ स्टोन एंड अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जब अर्थ में एक स्टोन गिर रहा होता है ऊपर की ओर, हम उसे फेंकते हैं, और जब वो नीचे गिर रहा होता है तो देखिए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, स्टोन अर्थ को और अर्थ जो है स्टोन को। लेकिन ग्रेविटेशनल पुल जो है ये अर्थ का बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पत्थर नीचे गिर जाता है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which is used in making electromagnet, सॉफ्ट आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, निकल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 1 सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन जो है इसे काम में लिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following has minimum wavelength, एक्सरे, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, गामा रेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 4 गामा रेज। गामा रेज का जो है वेवलेंथ सबसे कम होता है पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, और सबसे ज्यादा होता है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम वेवलेंथ इसका है तो वो होता है रेडियो वेव का। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका होता है, इनमें से फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका होता है और सबसे कम किसका होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनामो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायनामो क्या करता है, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पार्सेक इज यूनिट ऑफ प्रेशर, पावर, टाइम, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 4 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। पार्सेक किसका यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ पावर, एनर्जी, मैग्नेटिक फ्लक्स, इंपल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है एनर्जी। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। किलोवाट आवर जो है ये किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। यहाँ पे गलती मत करना, यहाँ पे आवर देख के कुछ किलोवाट देख के बहुत सारे स्टूडेंट इसमें पावर टिक करके आ जाते हैं या कुछ और ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है एनर्जी। किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सोप बबल अपीयर्स कलर्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफ्रेंस, स्कैटरिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 इंटरफ्रेंस। ये जो होता है इंटरफ्रेंस की वजह से होता है, और बाकी जितने भी टर्म्स हैं इन्हें बिल्कुल अब देख लें, इनका एग्जांपल देख लें कि इनके वजह से क्या क्या होता है, अलग अलग फेनोमेनन जो होता है, रेनबो किसके वजह से होता है या ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है, ये सारे आप बिल्कुल देख लें, क्योंकि ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल, वेबर, पास्कल, हर्ट्ज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 पास्कल। ये बहुत इजी था, लेकिन बेसिकली ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है ये किया गया है इसलिए कि आप जो है एग्जाम का अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं। इसी तरह के क्वेश्चन जो है बेसिकली फ्रेम किए जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द मोशन ऑफ व्हील ऑफ बाइसाइकिल इज नोन एज रोटरी, कर्विलिनियर, ट्रांसलेटरी, रोटरी एंड ट्रांसलेटरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है रोटरी एंड ट्रांसलेटरी। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज नोन एज टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, फेज डिफरेंस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 फ्रीक्वेंसी। कभी कभी ऐसे भी सवाल बनता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, तो इसमें आपको बेसिकली फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होता है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है इलेक्ट्रॉन्स। करंट कुछ नहीं है बट बेसिकली इट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which metal is used in heating element used in electric iron। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है हीटिंग एलिमेंट के तौर पे आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है इसमें कौन सा मेटल यूज किया जाता है, क्रोमियम, निक्रोम, स्टील, निकेल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है निक्रोम। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये भी आगे पूछे जा चुके हैं। चलिए आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4 वैक्यूम। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है ये वैक्यूम के थ्रू जो है ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए जो है कोई मीडियम जरूरत होता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई एक मीडियम जरूरत होता है। वैक्यूम में वो ट्रेवल नहीं कर सकता है। साउंड जो है सबसे फास्ट ट्रेवल करता है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो पार्ट 2 का यहीं तक था सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।